Hello, good evening everyone. You all are welcome to our channel Unacademy. Unacademy पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा सिंह आप सभी को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो आप लोगों को भी बहुत पसंद आता है। मॉडर्न हिस्ट्री का वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। दिस इज़ द फेवरेट पोर्शन ऑफ द हिस्ट्री। दिस सो आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छोटा सा इंट्रो दूंगी, भी ज्यादा इंट्रो नहीं दूंगी। सो क्रैक NTUGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दैट इज, देखिए, NTA, द फुल फॉर्म ऑफ NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट में दो पेपर होता है बच्चे। फर्स्ट पेपर में हमें 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं 100 मार्क्स के लिए। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसको आपको क्वालिफाइंग करना है, इसको क्वालिफाई करना है तभी आपका सेकेंड पेपर जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट है दैट इज लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसका जो भी है। तो हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 200 मार्क्स के लिए। और मेरिट बेस पे होता है, कट ऑफ पे होता है। कट ऑफ बेस तो सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे। तो अनअकैडमी आप लोग की वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अनअकैडमी इंडिया का, पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा को देख के बनाया गया है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं व्हाट यू विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक्चुअली हमें इंट्रो देना ही है बिकॉज कुछ नए बच्चे रोज जुड़ते हैं, तो उनको ये ना हो कि डायरेक्ट मैम टॉपिक पे ही पहुंच गई हैं विदाउट एनी इंट्रो। तो व्हाट यू विल गेट ऑन this platform, what you are getting on this platform: you are getting daily life classes, structured courses, live test quizzes, unlimited access। तो इससे ज्यादा बेनिफिट कहाँ मिलेगा? देखिए, अभी आप लोगों को जब लाइव आते हैं, हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि वहां पर आप चैट करते हो, सीधे एडुकेटर से आप बात कर सकते हो। यू कैन चैट विद योर एडुकेटर्स। ऐसा नहीं है कि क्लास का माहौल आपको नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा क्लास का माहौल बना के दिया जाता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, आपको कंटेंट मिल रहा है, उसको अंडरलाइन करके टीचर समझाते हैं, लिखते भी हैं, जो भी समझाना होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोरोना में घर बैठे हुए हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इंगेज इन डिस्कशन, यू कैन इंगेज विद योर टीचर एंड आस्क योर डाउट्स। अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आंसर पोल्स भी तुरंत मिल जाते हैं, तो यू कैन एनालिसिस योर सेल्फ, यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू द बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। तो आपके एग्जाम के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब इस हिसाब से हमने कोर्स को स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं भी। जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपके एग्जाम के थ्रू चलेगा, और उस पर क्विजेज भी सॉल्व कराते हैं। जैसे एग्जाम में नेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को हम आपसे पूछते हैं, आप आंसर दे लेते हैं, गुड, नहीं देते तो उस पर टीचर्स आपको डिस्कस करता है, समझाता है। लाइव टेस्ट क्विजेज हैं जिसमें यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन with your regular mock test and quizzes and get detailed analysis on your performance and unlimited access है। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया है, यू कैन, आपका एक्सेस जो है किसी भी फोन पर, फोन, लैपटॉप, कहीं पर भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, और अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी डिवाइस पे। तो देखिए, बहुत सारा बेनिफिट है अनअकैडमी पे। कहीं आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोचिंग कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, कहीं भी पता करने की जरूरत नहीं है, या फीस नहीं जमा किया तो क्लास में नहीं बैठने देंगे, या आप देर से पहुंचे तो दोबारा क्लास नहीं कर पाएंगे। सारा जो प्रॉब्लम आती है ऑफलाइन क्लासेस, वो सारा जो है सॉल्व हो चुका है। तो फटाफट कहीं और मत भटकिए, अनअकैडमी को ज्वाइन करिए और यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाइए। NTUGC नेट का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो आप देख रहे हैं EMI आपको दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपसे इकट्ठे फीस लेंगे। जब तक आप पढ़ रहे हैं EMI पे करते रहिए, और इसका पूरा जो कोर्स है जो पेड होता है, ताकि आपको पूरा वहाँ पे टॉपिक्स चैप्टर सारे मिल जाएं। तो पेड के लिए आपको EMI पे कर लो या फीस पूरी पे कर दो। तो यहाँ पर देखिए 1 ईयर का जिन्होंने भी जस्ट एग्जाम शुरू किया है देना, वो 1 ईयर का जो है ले लें सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बस 866 रुपए EMI पे करना है मंथली आपको 1 साल में।
और 866 रुपये आपकी पॉकेट मनी के बराबर है। और उस पर भी आप अगर ये कोड मेरा रिफरल कोड यूज करते हो तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। तो प्लीज किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, ये नहीं सिर्फ एनटीयू जीसी नेट के, आप इस कोड को यूज करिए और 10% छूट पाइए। ठीक है, दैट्स इट फॉर द इंट्रो। So this is about me. I'm net qualified. I have 6 years of teaching experience. I'm postgraduate in history and bachelor of education. बीएड कर रखा है बस। तो इतना ही जानिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, गांधी जी के बारे में तो आप सबने सुना होगा। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया, उन सब के लिए कोई नई बात नहीं है। गांधी जी का नाम सबने सुना हुआ है। हिज फेमस फ्रीडम फाइटर थे और नॉन वायलेंस थे, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत आते हैं। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। तो जब भारत 1915 में गांधी जी आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों के जो अत्याचार है वो सब पर शुरू हुए। चंपारण का ले लो एग्जाम्पल, चाहे खेड़ा का ले लो, चाहे अहमदाबाद का ले लो, या उसके बाद जब रॉलेट एक्ट आता है जिसको गांधी जी ने काला कानून नाम दिया। तो ये सारी चीजें उनको परेशान तो कर ही रही थी। बाद में गिरफ्तारियां, चोरी, आप ले लो इंसिडेंट जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो जनरल डायर के साथ फैसला किया गया गलत हुआ और उसको कोई सजा नहीं मिली। ये सब चीजें गांधी जी को कहीं ना कहीं खोखला बना रही थी, कहीं ना कहीं अंदर से अंग्रेजों के खिलाफ उनको मजबूत कर रहा था। खोखला नहीं, मजबूत कर रहा था। तो धीरे धीरे गांधी जी, आप देखेंगे कांड होता है चौरी चौरा कांड। सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ बट एक बार छोटा सा रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना लगे कि कहाँ से कहाँ पर पहुंच गए। तो जब हम देखते हैं कि गांधी जी चौरा चौरी कांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, उसी के साथ तो वो लोग नाराज हो गए। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग भी नाराज हुए, उससे टूटकर एक पार्टी बन गई 1923 में, स्वराज पार्टी। जब स्वराज पार्टी बनी तो उसके साथ क्या हुआ कि आपको देखेंगे सबकी नाराजगी, इंडियंस की भी नाराजगी गांधी जी झेल रहे थे बहुत सारे, और आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी भी नाराजगी गांधी जी को झेलना पड़ रहा था। कुछ दिन तक गांधी जी पॉलिटिकल करियर से इनएक्टिव हो गए। बाद में इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, उन्होंने वादा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि चलिए डोमिनियन स्टेट या कुछ भी देने का वादा किया, जो कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इवन रॉलेट एक्ट ले गए, जिसके थ्रू, रॉलेट एक्ट के थ्रू इन्होंने, इसको काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था, जिसमें आपको किसी की भी गिरफ्तारी ये लोग कर सकते थे बिना उसको बताए कि उसका क्या प्रॉब्लम है या उसने क्या किया है, उसने कोई वायलेंस किया है नहीं, जिसको चाहे उसको ये जेल में डाल दे सकते। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें आजादी की तरफ तो ले जा रही थी, बहुत सारी चीजें हमने झेले आजादी की तरफ ले जाना। लेकिन बाद में इनकी मनमानी जो अंग्रेजों की शुरू होती है, नमक कानून। नमक के बारे में सुना होगा। नमक, जो इन्होंने बोला कि ना आप नमक बना सकते हैं और ना ही नमक आप इकट्ठा करके बेच सकते हो, भारतीयों को इन्होंने कहा। और भारतीयों पे जोर डाला कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो गुड्स खरीदने हैं, जो चीजें खरीदनी है, वो ब्रिटिशर्स की खरीदनी है और बेचनी है, और उसको खरीद के उसको बढ़ावा देना है इनके गुड्स को, ना कि स्वदेशी गुड्स को। ये सारी चीजें गांधी जी को ये हुआ कि भाई नमक तो बेसिक चीज है, जो नमक है वो हम ही बनाते हैं, समुद्र से बनाते हैं, दैट इज बेसिक। और इसी पे ये लोग टैक्स भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं ना आप नमक खुद बना सकते हो ना ही बेच सकते हो। तो ये सारी चीजें गांधी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारा घर कर गया। और गांधी जी का दांडी मार्च आप लोगों ने सुना ही होगा। तो दांडी मार्च करते हैं, जिसके बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ा, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। फिर गिरफ्तारी के बाद कॉन्फ्रेंस लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसकी वजह से गांधी जी अटेंड नहीं किए। फर्स्ट में गांधी जी नाराज थे, आईएनसी का कोई मेंबर लंदन नहीं गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी को जाना पड़ा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। लेकिन वहां पर बी आर अम्बेडकर ऑलरेडी मौजूद थे और गांधी जी ने वहां पर वो बहिष्कार करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भारत आ गए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी नहीं गए। तो यही सारी आज हम बातें करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसका नतीजा क्या निकला।
ठीक है, तो गांधी जी को मैंने एक बार छोटा सा आपको इंट्रो दे दिया है। अब शुरू करते हैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो देखिए, इसके 1930 बात आई है तो एक छोटी सी चीज और बता दें। 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन आईएनसी का, तभी उस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। पूर्ण स्वराज, पहले डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, अब हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। पूरा मतलब हमें अब पूरा इंडिपेंडेंट चाहिए, पूरा हमें आपसे आजादी चाहिए, हमें कोई भी टुकड़ों में नहीं चाहिए चीजें। तो इस चीज 29 से तो 30 में गांधी जी भी एक्टिव हो गए। इन्होंने भी जो है सब कांग्रेस के साथ जुड़े और सबको साथ देना शुरू करते हैं। और वॉज फॉलोड बाई 1930 में वॉज फॉलोड बाई द लॉन्चिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 29 में ये घटना हुई और 30 में इन्होंने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, इसके लीडर कौन थे? गांधी जी। बट इसके साथ सिविल डिसोबीडियंस में पूरा भारत के लोग, इवन औरतें, सब इसमें शामिल हुई थी। ये बहुत बड़ा आंदोलन था गांधी जी का। इट बिगन विद द फेमस दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में सबने सुना है, ये बहुत ही फेमस था गांधी जी का। बचपन में भी हमें दांडी मार्च गांधी जी का सुनाया जाता था। तो बचपन से इस कहानियों से हम लोग रूबरू हैं। तो देखेंगे आप कि क्या होता है कि गांधी जी की लीडरशिप में दांडी मार्च क्यों शुरू करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ही शुरू होता है, दांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे? इट बिगन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ गांधी ऑन 12 मार्च, जो 1930। देखिए एक चीज समझिएगा, इसीलिए सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते भी हैं कि नमक कानून तोड़ा कब गया। तो उसमें 12 मार्च ऑप्शन होगा, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल। लेकिन ये जो 6 अप्रैल अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ डेट को समझ लीजिएगा कि 12 मार्च को गांधी जी चलते हैं साबरमती से दांडी की तरफ। साबरमती से वो दांडी की तरफ चलते हैं, उनको वहां पहुंचने में करीब लग गए 25 दिन, जिसमें 385 किलोमीटर वो पैदल चले थे। तो वहां पहुंचते पहुंचते उनको, दांडी पहुंचते पहुंचते, साबरमती से दांडी तक पैदल चले, तो वहां वो 5 अप्रैल को रात में पहुंचे। 5 अप्रैल को रात में पहुंचे, नमक बनाते बनाते उन्हें सुबह हो गई, तो वो डेट बदल गई 6 अप्रैल की। तो नमक जब बना लिए तो नमक कानून कब तोड़े? जिन जो नमक कानून क्या था कि अंग्रेज क्या बोल रहे थे कि अब आप ना नमक खरीद सकते हैं ना ही बना सकते हैं, तो गांधी जी ने बना के नमक कानून को तोड़ दिया। तो इस चीज पे जरूर फोकस करिएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के नेट पूछता भी है। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी चले वहां से, कहाँ से? साबरमती से। गांधी लेफ्ट द साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में इनका साबरमती आश्रम था, वहां से निकले, पैदल निकले। कितने लोगों के साथ? 78 मेंबर्स के साथ वो निकले ऑफ द आश्रम फॉर दांडी, अ विलेज ऑन द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। जो दांडी कहाँ है? एक विलेज है जो वेस्टर्न सी कोस्ट के किनारे स्थित है, एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 385 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। 385 अप्रॉक्स 400 किलोमीटर। सोचे गांधी जी पैदल यात्रा किए थे। और आज आपको कहा जाए कि अपने फैमिली के लिए ही 50 किलोमीटर आप पैदल चल लो तो शायद कोई ना चले, लेकिन गांधी जी एक वृद्धा अवस्था में ही वो 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करके साबरमती से दांडी तक पहुंचे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उनके अंदर फ्रीडम फाइटर की, जो उनको फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, राष्ट्रपिता बोला जाता है, वो गलत नहीं बोला जाता है। अभी आगे बच्चे लाइव होते हैं तो डिस्प्यूट कर लेते हैं मेरे साथ कि मैम नहीं, गांधी से अच्छे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसा था वैसा था। ऐसा नहीं है, मैं अपने हर चीज में समझाती हूँ कि फ्रीडम फाइटर सारे थे, सबने हमें आजादी दिलवाई है, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने, हाँ तरीका सबका अलग था, मंजिल सबका एक था, बट तरीका भले डिफरेंट था, लेकिन सबने त्याग बलिदान किया है हमें सांस लेने की, जो हम आज आजादी पाए। तो 385 किलोमीटर चलते हैं अहमदाबाद से, दांडी पहुंचते हैं। दे रीच दांडी ऑन 6। देखिए दे रीच दांडी यहाँ पर लिख लेना, 5 अप्रैल को पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा। देयर गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, इसलिए यहाँ पर दिखा है कि वो रीच पूछे कब पहुंचे, तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। नमक कानून को कब तोड़ा? तो देखिए जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन तो तुरंत नमक बन नहीं जाएगा, टाइम लगता है, तो टाइम लगते है, तो सुबह हो गई 6 की। तो
6 अप्रैल को गांधी जी ने अगर पूछे कि नमक कानून तोड़ा कब, तब आपका आंसर होना चाहिए 6 अप्रैल 1930। पहुंचे कब? 5 अप्रैल 1930। निकले कब? 12 मार्च 1930। निकले, उनको 25 दिन टाइम लगा, उसके बाद वो पहुंचे और उन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ा। तो जिसपे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। इट वॉज इलीगल फॉर एनी वन टू मेक सॉल्ट एज इट वॉज अ गवर्नमेंट मोनोपोलाई। तो गांधी जी ने तो गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया, क्योंकि ये इलीगल था उनके हिसाब से, क्योंकि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। जैसे अभी किसकी गवर्नमेंट है? हमारे मोदी की गवर्नमेंट है। उन्होंने मान लो कह दिया कि 7 बजे से 9 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, उस बीच कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर उस बीच कोई बाहर निकला तो उसको ये सजा दी जाएगी। तो पता चला हम 8 बजे ही बाहर घूम रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट की हक में होता है कि हमें पड़ गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। तो उसमें भी हुई, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, इसके बाद सरोजनी नायडू ने इसको आगे बढ़ाया इस आंदोलन को, तो कई लोगों को ब्रूचली बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों की हत्याएं हुई। तो ये सारी हत्याएं लोगों के अंदर गुस्सा भरता चला गया, और भी गुस्सा। जो कॉमन मैन थे वो भी इनके साथ जुड़े थे, वुमेन्स भी जुड़ी हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे नहीं कि ये नहीं पीटते थे, बहुत मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, लोग घायल हुए, लोग मारे गए, बहुत सारी चीजें भी आगे बताते हैं। तो गांधी जी ने तो इनके जो है इलीगल काम कर ही दिया, इनका जो है सॉल्ट नमक कानून तोड़कर इनके खिलाफ आवाज उठा दी कि अब हमें आजादी चाहिए आपके खिलाफ। तो आवाज उठा दी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी डिफाइड द गवर्नमेंट बाय पिकिंग अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट विच हैड बीन फॉर्म्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी। द आपको पता है समुद्र से ही नमक बना सकते हैं, खारे पानी से ही नमक बन जाता है। द डिफेंस ऑफ द सॉल्ट लॉ was followed by the spread of civil disobedience movement all over the country। सिर्फ गांधी जी ने ही नहीं शुरू किया, गांधी जी ने शुरू किया, धीरे धीरे वहां 78 मेंबर्स के साथ निकले, लेकिन धीरे 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 ओवरऑल कंट्री में ये फैल गया। हर जगह कहीं ना कहीं साउथ में कोई और इसका नेतृत्व था कर रहा था, नॉर्थ में कोई और, या इस तरह से वेस्ट में कोई और, हर जगह से ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता रहा और गांधी जी के साथ लोग जुड़ते रहे। Making of salt is spread throughout the country. In the first phase of the civil disobedience movement, it became a symbol of the people defiance of the government। जिस तरह से इन्होंने शुरू किया, एक सिंबल बन गया था। और गांधी जी का आपको पता है ये बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, किसी को भी अपने साथ ही जोड़ सकते थे। तो क्योंकि भाई इनको पता है, इन्होंने लॉ भी किया हुआ था, तो वकीलों के पास तो वैसे भी दलीलें बहुत होती हैं आपको अपनी तरफ करने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पूछ सकता है कि कौन इसको आगे किया। श्री राजगोपालाचारी, जो तमिल से इसको आगे बढ़ाया। लेट द मार्च सिमिलर टू द दांडी मार्च फ्रॉम त्रिचनापल्ली ऑफ द वेदारण्यम इन दर्शना इन गुजरात। सरोजनी नायडू, द फेमस पोएटेस हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस, और इन्होंने अध्यक्षता भी की आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एंड प्रोमिनेंट लीडर भी थी कांग्रेस की, एंड बीन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, प्रेसिडेंट भी रही है कांग्रेस की, आईएनसी की। लेड नॉन वायलेंट सत्याग्रह। नॉन वायलेंस मतलब कि कोई भी वायलेंस नहीं करते थे ये लोग, फिर भी इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, फिर भी इनको मारा गया। इन अ मार्च टू द salt depots won by the government, over 300 सत्याग्रहीज were severely injured। तो अगर नॉन वायलेंट कोई सत्याग्रह कर रहा है तो आप उस पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते हो, उनको वार्निंग दे दो कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक आप यहाँ दिखे तो आप पे लाठीचार्ज हो सकता है, या आपका बाहर निकलना अलाउ नहीं है। लेकिन वो तो नॉन वायलेंस सत्याग्रह था ना, उन्होंने किसी के साथ वायलेंस तो किया नहीं था, लेकिन उनके ऊपर फिर भी लाठीचार्ज हुई, उसमें से बहुत सारे इंजर्ड हुए एंड 2 किल्ड इन द ब्रूचुअल लाठीचार्ज। और ब्रूचुअली लाठीचार्ज होती थी, उसमें मारे गए बाय द पुलिस। देयर वर डेमोन्स्ट्रेशन, हर्टल्स, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। धीरे धीरे सबने फॉरेन गुड्स का बायकॉट कर दिया, एंड लेटर रिफ्यूजल ऑफ पे टैक्सेस। सबसे बड़ी बात आई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये तो फॉरेन गुड्स का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, अगर इन्होंने इसी तरह से बहिष्कार कर दिया तो हमारा क्या होगा। दूसरा, जो टैक्स से ये लोग यहाँ जीवित थे, अब टैक्स भी नहीं पे करना पड़ रहा है, टैक्स भी नहीं पे करने के लिए इन्होंने कहा लेटर रिफ्यूजल द पे टैक्सेस। इन्होंने कहा हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। लाख्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड lakhs of people participated in the movement including a large number of women। इसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग जुड़े, इंक्लूडिंग इसमें कौन, वुमेन्स, औरतें भी इस साथ में जुड़ गई। तो अब अंग्रेजों के अंदर खलबली मच गई है।
कि अब क्या होगा, अब तो जो है हमने इनकी बात नहीं मानी। क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था इसके पहले, अगर आपको साइमन कमीशन की याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, जिसमें लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुई थी, तो साइमन कमीशन को इन्होंने रिफॉर्म्स करने के लिए आगे ये सब चीजें हरकतें देखेंगे तो क्या करेंगे, लंदन में सभा बुलवाते हैं जिसको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, साइमन कमीशन के रिफॉर्म्स करने के लिए। उसमें चलो कुछ चीजें जो आपकी डिमांड है उसको पूरी कर देंगे, या लालच कहिए कि जैसे कुछ चीजें होता है ना, बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं अच्छा मैं तुझे चॉकलेट दूंगा चुप हो जाए, ऐसे करके। तो हम बच्चे तो थे नहीं, अब भारतीय बड़े हो चुके हैं, आंखें भी खुल चुकी हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाले थे। तो इस तरह से चीजें चेंज होने वाली हैं। तो इन नवंबर 1930 द ब्रिटिश गवर्नमेंट convened the first round table conference in लंदन। लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, 1, 2, 3। फर्स्ट 1930, सेकंड 1931 और थर्ड 1932। सेकंड, फर्स्ट का बहिष्कार किया है आईएनसी ने, और सेकंड का, थर्ड का, सेकंड का सिर्फ इनके, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इसकी वजह से गांधी जी लंदन गए थे रिप्रेजेंटेटिव बन के, किसके, आईएनसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गांधी जी लंदन गए थे, जिनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी। और अर्धनग्न फकीर, यहीं पर इनको कहा गया था अर्धनग्न फकीर। लेकिन वहां पर गड़बड़ी क्या हुई आगे बताती हूँ, किसकी वजह से इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बहिष्कार करके घर वापस आ गए थे, ये सब बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। राइट, तो अब क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस लंदन में तो हुआ टू कंसिडर द रिफॉर्म्स प्रपोज, जो प्रपोज बाय द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा क्यों लगा था, क्योंकि उसमें 7 मेंबर्स जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश थे, उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। और इन्होंने कहा था कि हम आपको रिफॉर्म्स के लिए आ रहे हैं, भारतीयों के रिफॉर्म्स के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब उसमें कोई भारतीय मेंबर था ही नहीं तो उस पर रिफॉर्म्स क्या। तो इन्होंने, लाला लाजपत राय ने नारा लगाया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, जिसके तहत इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी और विद इन अ मंथ उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक हत्या हुई जिसके लिए भगत सिंह ने बदला लिया था सैंडर्स की गोली मारकर लाहौर स्टेशन पर, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। और 1931 में जब गांधी जी लंदन जाते हैं, यहाँ पर उससे पहले उनको फांसी दे दी गई थी, तो उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो साइमन कमीशन के खिलाफ उन्होंने लंदन में एक रिफॉर्म्स प्रपोज किया कि चलिए आइए बात करते हैं। तो द कांग्रेस विच वॉज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, तो आईएनसी उसमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और वो क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी किसके लिए, पूर्ण स्वराज के लिए। तो वो नहीं गई थी वहां पर, बायकॉटेड मतलब इसको बायकॉट कर दिया। फर्स्ट जो हुआ था लंदन में कॉन्फ्रेंस, उसमें आईएनसी ने अटेंड नहीं किया। और जब भारत का सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं जाएगी, जिसके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव है समझ लीजिए आईएनसी, वही नहीं जाएगा, तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत सारे लोग वहां गए थे, जैसे मुस्लिम इंडियन प्रिंसेस जो थे, और कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स गए थे, महासभा के, और BR अम्बेडकर ने तो तीनों अटेंड किया था। लेकिन कोई मतलब नहीं निकला उसका, क्योंकि आईएनसी ही नहीं अटेंड करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए पहले लंदन कॉन्फ्रेंस को, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको बिना दूल्हे की बारात कहा गया। दूल्हा मतलब आईएनसी, आईएनसी नहीं पहुंची तो जब दूल्हा ही नहीं पहुंचेगा, दुल्हन ही नहीं पहुंचेगी, तो बारात को लेकर क्या करेंगे हम, वही चीज हुआ। बट इट वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सम अदर्स में भी हम भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था। बट नथिंग कम आउट ऑफ फॉर इट, लेकिन कोई भी इसका मतलब नहीं निकला। The British government knew that without the participation of the Congress, no decision on constitutional changes in India would be acceptable to the Indian people. इन्होंने कहा कि इनको पता था ब्रिटिशर्स को कि अगर आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो कोई भी डिसीजन हो जाए ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में, उसको भारत नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि सारे भारतीय जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए, आईएनसी से। आईएनसी को जो रिप्रेजेंटेटिव है गांधी जी ने, उनके ही कहने पर भारत चलेगा। इनको ये बात पता था, तो इन्होंने कहा कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ये पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था इरविन। इरविन पे ये वहां से ब्रिटिश क्राउन का आदेश आया कि अगर तुम्हें अपने वायसराय की पद बचानी है,
तो गांधी जी को किसी भी तरीके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आप मना लो। तो इधर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट था, शुरू था। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग साथ में जुड़े हैं, भले लोग, इन लोगों ने पे लाठी चार्ज किया, लोगों को दबाया, लेकिन कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा था इनका। ये डर तो गए ही थे अंदर से कि अगर ऐसे ही आंदोलन चलते रहे और हमने इसको दबाया नहीं, या हमने कुछ करके इनको शांत नहीं किया, तो कल को हमारा यहाँ से बोरिया बिस्तर तो उठने वाला है। तो इन्होंने बड़े चालाकी से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी तो थी, लेकिन वो विफल हुआ। और धीरे धीरे अब इसके बाद 4-5 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू होने वाला है। हिटलर का उदय, जापान का बहुत तेजी से इधर को बढ़ना, इनके कॉलोनीज एरियाज पे कब्जा करना, ये सारी चीजें अब इनके ऊपर आफत बनने वाली थी और हमें कहीं न कहीं आजादी की तरफ ले जा रही थी। तो भारत का वायसराय इरविन था। इसके ऊपर इन्होंने जो है कहा कि आप लोग किसी भी तरीके से इनको समझा के गांधी जी को भेजो, वरना आपकी वायसराय पद चली जाएगी। तो अर्ली इन 1931 efforts were made by Viceroy Irwin टू प्रस्यूड द, जैसे अब इनको बुलाया गया गांधी जी को, द कांग्रेस टू ज्वाइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने कहा कि गांधी मुझसे जो भी कहेंगे मैं उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बस वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर ले लंदन जाके। एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बिटवीन गांधी एंड इरविन, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता, according to which the government agreed to release all political prisoners against whom there were no charges of violence। तो जो अभी अरेस्ट किए गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, ब्रूचुअली कुछ लोग मार दिए गए थे, तो उनमें से जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो ये रेडी हो गए कि हम उनको, जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में बंद हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ उनको छोड़ेंगे जो वायलेंस में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं था या कहीं भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ उनको छोड़ेंगे। और इसी पे लोग, भारत के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को गांधी जी चाहते तो छुड़ा लेते। कहते हैं ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को गांधी जी ने क्यों नहीं छुड़ाया? वो चाहते थे इनको ये छुड़ा सकते थे। ठीक कहते हैं आप, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है वायलेंस, नॉन वायलेंस और वायलेंस। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, अभी की गवर्नमेंट क्या है, मोदी गवर्नमेंट, और मान लो अमित शाह पर किसी ने गोली चलाई है। अमित शाह उनके वर्कर, वैसे सैंडर्स उसके वर्कर, अमित शाह पे किसी ने गोली चलाई है, उनकी हत्या कर दी है और वो गिरफ्तार है। तो क्या मोदी से कहकर कोई उस बंदे को छुड़ा सकता है कि मोदी से सिफारिश किया जाए और वो छोड़ देंगे? नहीं ना, मोदी के अंडर में तो है नहीं कि वो किसी के हत्यारों को छोड़ दें। तो ऐसे ही वायलेंस था। भगत सिंह को तो बम फेंकने के लिए असेंबली में और बहुत सारी सैंडर्स की हत्या करने के लिए अरेस्ट किया गया था। तो इन्होंने कहा था, सीधे सीधे उसमें लिखा था, जो वायलेंस में पार्टिसिपेट नहीं, सिर्फ उनको छोड़ेंगे, ना कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो गांधी जी कितना भी कह लेते, वो उनको नहीं छोड़ते। ये सिर्फ भारतीयों के दिमाग से जो ये खेलते आ रहे थे अंग्रेज, वही फिर से खेल के चला गया इरविन, जिसने अपनी डायरी में लिखी है ये बात कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को भी अगर चाहते गांधी जी छुड़ा लेते, अगर वो कहते उनको छोड़ दो, तो मैं उनको हर कीमत पर लंदन भेजने को तैयार था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की, तो मैं उनकी ये भी बात मान लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उसने झूठ बोला है। द कांग्रेस वॉज टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन्होंने कहा कि भाई मीटिंग हुई, तो मीटिंग के तहत इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने की बात करी, जिससे मैनी नेशनलिस्ट लीडर वर अनहैप्पी। सिर्फ नेशनलिस्ट जो लीडर थे वही नहीं, और विद दिस एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुए इनके बीच में, उससे बहुत सारे भारतीय नाराज हुए। उसी बीच बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो इन्होंने जब इसको सस्पेंड करने की बात रखी, इसमें एग्रीमेंट करी, तो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर अनखुश हुए, मतलब खुश नहीं थे, और बहुत सारे कॉमन पीपल खुश नहीं थे। However, at its Karachi session, which was held in March 31 and was presided by the Vallabhbhai Patel, the Congress decided to approve the agreement and participate in the second roundtable conference। तो वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट बने 1931 में कराची सेशन के, और वहां पर जो एग्रीमेंट हुआ, अप्रूव हुआ, उसमें यही अप्रूव हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही है, उसको हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो गांधी वॉज चोजन टू रिप्रेजेंट द कांग्रेस एट द कॉन्फ्रेंस विच मेट इन सितंबर 1931। तो गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च
1931। तो अगर आपसे सीक्वेंस पूछ ले, मान लो एक क्वेश्चन बनाए, फर्स्ट ऑप्शन दे दे कि सिविल डिसोबीडियंस वाज स्टार्टेड, और सेकंड दे दे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड दे दे कि द डेथ ऑफ भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव, और फोर्थ दे दे गांधी रीच्ड लंदन टू अटेंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद ये गए सितंबर में गांधी जी लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ था और अब कहाँ पहुंच गया। एट द कराची सेशन of the Congress, an important resolution of fundamental rights and economic policy was passed. तो कराची सेशन में जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, बहुत सारे रेजुलेशंस लाए गए जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। इट लेट डाउन द पॉलिसी ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री। तो उसमें आपको पता है सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी फेस ही कर रहा था नेशनल हमारा। इट मेंशन द फंडामेंटल राइट्स विच वुड बी ग्रांटेड टू द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स, एंड इट फेवर्ड नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, प्रमोशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। एंड क्योंकि देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो हस्तरक जो हाथों से बनाई हुई चीजों का समाप्ति, इंडियन इंडस्ट्रीज की समाप्ति हो रही थी। प्रमोशन के लिए अब उनके थोड़ा सा इंडस्ट्री जो पूरा इंडस्ट्री छाया हुआ था ब्रिटिशर्स का जो है पूरे कपड़े या इनका जो अप्रोच था कि इनके ही गुड्स बिके और हमारी रॉ मटेरियल ले जाके यहाँ पे बेच देना, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। उसको अब किस तरह से ऊपर लाना है। एंड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड प्रिजेंट्स, और वेलफेयर के लिए मतलब उनकी वर्कर्स और प्रिजेंट्स के लिए कुछ अच्छा करने का रेजुलेशन। दिस रेजुलेशन शोड at the growing influence of the ideals of the socialism of the nationalist movement, beside Gandhi, who was the sole representative of the Congress. Sole representative थे किसके? कांग्रेस के। There were another Indian who participated in this conference. They included Indian princes. अभी बताया Indian princes, Hindu, Muslim, Sikh communal leaders. These leaders played into the hands of the British. तो आपको पहले ही पता कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इनसे जुड़े होते थे, बहुत सारे सिख थे इनके बहुत वफादार थे, सिख सोल्जर्स जो थे, और मुस्लिम लीग तो इनकी वफादारी कर ही रहा था। तो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमें आजादी धीरे धीरे करके टुकड़ों में मिली, और बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, टुकड़ों में क्या 200 सालों से लड़ ही रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी भी दूसरा वहां लेबर पार्टी जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनती है, उसकी वजह से बहुत सारे रीजन्स हुए जिसकी वजह से हमें आजादी मिली, सिर्फ एक रीजन नहीं था उसके लिए। तो द प्रिंसेस वर मेनली इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग देयर पोजीशन एज रूलर्स। तो जो प्रिंसली स्टेट थे जैसे नवाब होते थे ना, तो वो सिर्फ इस पे करते थे, ठीक है हमें एज ए रूलर हमारी पोजीशन रहने दो, उसमें इंटरेस्टेड थे बस, और उनको कुछ ऐसा नहीं चाहिए था जो कुछ प्रिंसली स्टेट थे। द कम्युनल रीडर्स हैड बीन सेलेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। दे क्लेम्ड टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। तो जो जैसे अलग अलग कम्युनिटी सब बना लिए थे, मुस्लिम कम्युनिटी, हरिजन कम्युनिटी, ये वो, तो उसके अपने रिस्पेक्टिव जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे कि ये हमारे आईएनसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भाई, हमको ये रिप्रेजेंट करेंगे या ये जाएंगे। जैसे हरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए बी आर अम्बेडकर गए थे। तो और नॉट द कंट्री, कहाँ थे, हाँ, though their influence within their communities were also limited, Gandhi alone as the representative of the Congress represented the whole country. सिर्फ गांधी जी ऐसे थे जो किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे कि मैं भाई सिर्फ जनरल के लिए या मैं कॉमन मैन के लिए, कुछ नहीं। उन्होंने कहा पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने में आया हूँ, ना कि जैसे बी आर अम्बेडकर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हरिजन को। उन्होंने डिमांड भी करी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी को देखते ही उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी पिछड़े जातियों के लिए, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो गए। इन्होंने कहा जिस तरह से इन्होंने मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया था, हमसे अलग कर दिया, और कहीं न कहीं वो हमें टुकड़ों में बांट गए, वैसे ही अगर इन्होंने धर्म के आधार पर भी बांटा है, और अगर इन्होंने इसकी बात बी आर अम्बेडकर की बात मान ली जाती है, तो ये हम जाति के आधार पर फिर से विभाजित हो जाएंगे, जो गांधी जी को सरासर मंजूर नहीं था। Neither the princess nor the communal leaders were interested in India's independence.
तो ये जो कम्युनल रीडर्स थे और प्रिंसेस प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, वो दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं थे इंडिया की आजादी में, वो अपना आजाद रहना चाहते थे, दैट्स इट। Therefore, no agreement could be reached, and the second round table conference ended in the failure. तो पूरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि कोई भी इसमें नतीजा निकला ही नहीं। गांधी रिटर्न टू इंडिया एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज रिवाइव्ड। तो द गवर्नमेंट जो इसीलिए डर गए और गांधी जी को फिर से इन्होंने अरेस्ट कर लिया। Repression had been continued even while the conference was going on, and now it was intensified. Gandhi and the leaders were arrested. तो डर गए क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ये छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वहां पर B.R. अम्बेडकर ने डिमांड रखी थी और बहुत सारी चीजें जो गांधी जी को न मंजूर थी। और जो रिवाइव्ड हुआ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, उसकी वजह से ये लोग डर गए, जिसकी वजह से इन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डालने की सलाह करी और उनको जेल में डाल दी। द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू सप्रेस द मूवमेंट मे बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट इन अबाउट अ ईयर 12,000 1,20,000 सॉरी 12,000 नहीं 1,20,000 persons were sent to jail। सोचिए इतने ज्यादा लोग, इतने भारी मात्रा में लोगों को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो द मूवमेंट वाज विथड्रॉन इन 1934। 1934 में इसको वापस ले लिया गया। द कांग्रेस पास्ड एन इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन इन 1934। इट डिमांडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। इन्होंने कहा कि जो है नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने बताई थी, और जैसे इन्होंने कहा था, हमें कमेंट मारा था कि ये आप लोग के हाथों में हम जो है दे तो दे भारत, लेकिन आप लोग तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते, आप लोग उसमें ही नहीं है तो अपनी गद्दी कैसे संभालेंगे, आप एक देश को कैसे चलाएंगे, तो आप लोग कैपेबल हो ही नहीं, बहुत सारी चीजें। It declared that only such an assembly could frame a constitution for India. It thus asserted that only the people had the right to decide the form of the government under which they would live. तो ये सही बात है, एक जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं किसी देश के, उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए वो किस गवर्नमेंट के अंडर जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या वहाँ क्या करना चाहते हैं। Though the Congress had failed to achieve its objective, it had succeeded in mobilizing vast section of the people in the second great mass struggle in the country. It had also adopted radical objectives for the transformation of Indian society. तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा, इम्पैक्ट क्या ही पड़ा, देखिए शुरू तो हुआ आजादी के लिए, हमने बहुत सारा असहयोग आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन अब गांधी जी शुरू करेंगे, इसके फेल होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कोई इतना, क्योंकि ये सप्रेस कर दिया गया, ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए था, लेकिन इसको इतनी बुरी तरीके से ब्रूचली इस लोगों ने दबा दिया। इट स्टैटर्ड पीपल्स फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ लोगों के फेथ थे वो अलग हुए एंड लेट द सोशल रूट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। सोशल रूट से जुड़ गया फ्रीडम स्ट्रगल, अभी सिर्फ बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए थे, अब जो गरीब या पीजेंट्स या वर्कर्स थे वो इनसे जुड़ गए, उनको आज़ादी का मतलब समझ में आया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट में रहेंगे तो हमें क्या चीजें सहनी पड़ी, अगर हम आज़ाद हो जाते हैं तो कल को आज़ाद भारत में सांस लेने की क्या वैल्यू है। ठीक है, एंड पॉपुलराइज द न्यू मेथड ऑफ propaganda like the prophet bears his alphabet etc। तो बहुत सारे पैम्पलेट्स बचना शुरू हुए और पेपर्स, फिर न्यूज़पेपर लोगों को बताना शुरू हुआ आज़ादी का मतलब क्या है ये। ठीक है, इसके बाद इट एंडेड द एक्सप्लोटेटिव सॉल्ट पॉलिसी फॉर ब्रिटिश वाज फॉलोड बाय द डिफेंस ऑफ द फॉरेस्ट लॉ ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंस ऑफ द रिफ्यूजल टू पे द रूरल चौकीदारी टैक्स। जो चौकीदारी टैक्स होता है उन्होंने रिफ्यूल कर दिया इन ईस्टर्न इंडिया। तो देखेंगे टुकड़ों टुकड़ों हर जगह लोग अपनी आज़ादी के लिए अपनी जो उनको जो प्रॉब्लम थी उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिए। यही गांधी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। कहीं ना कहीं गांधी जी की वजह से एक बार देश पूरी तरीके से यूनाइट हो चुका था। भले ही ये पूरा इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन सबको ये तो पता चल गया कि ब्रिटिशर्स कितने ब्रुचुअल हैं, कितने बुरी तरीके से ही कल को हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं और हमें आज़ादी नहीं देंगे। सिर्फ एक ये डिमांड करते हैं, हम आपके लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हम आपके लिए ऐसा ला रहे हैं, कुछ करते नहीं थे।
तो अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए इनसे, इनका कोई भी चाल अब हमारे ऊपर कामयाब नहीं होगा। और उसी के बाद 1939 में जो है शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और हिटलर का उदय आप लोगों को पता ही है। और हिटलर कहीं न कहीं भारत को अपना दोस्त मानता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। और जापान का जो है स्विट्जरलैंड पर कब्जा, जो कि ब्रिटिशर्स का वो था, कॉलोनी थी स्विट्जरलैंड। तो लोगों को पता चला कि भाई जापान छोटी सी कंट्री है, जिसने इनसे छीन लिया, इनके नाकों में नाक चना चबवा दिया, इनसे इनकी कॉलोनी छीन ली। तो हम एक भारत जो कि इतने सारे लोग हैं, वो मिल के इनसे अपनी आजादी क्यों नहीं छीन सकते हैं। तो आपको पता है ये सब चीजें बताया, इनने इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में भी बताया था कि कैसे वहां जाके स्विट्जरलैंड में जाके ही सुभाष चंद्र बोस ने 75,000 आर्मी खड़ी कर दी, क्योंकि जो हमारे जो हम लोग थे वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। तो युद्ध में जो बंदी बनाए गए लोग ब्रिटिश वालों के साथ, तो वो गलत व्यवहार कर ही रहे थे जापानीज। लेकिन मोहन सिंह और इनकी वजह से, सुभाष चंद्र बोस की वजह से, ये लोग जो है जो भारतीय प्रिजनर, जो भारतीय युद्ध बंदी थे, जिनको युद्ध में बंदी बनाए थे, उनको दे दिया, इनको सौंप दिया कि ये लो आप अपनी एक सेना खड़ी कर सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं जापानीज ब्रिटिश के खिलाफ थे और हम भी ब्रिटिश के खिलाफ ही थे। तो इस तरह से सेकेंड, लेकिन आईएनए पहुंच नहीं पाती ठीक से, उसका जो है आर्मी, समझिए सुभाष चंद्र बोस के डेथ के बाद वो पूरी तरीके से विफल रही। बट धीरे धीरे फिर और भी चीजें, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और हमें कहीं न कहीं जाके फिर कुछ सालों में आजादी मिली। बट कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से लेबर पार्टी का ब्रिटेन में आना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थक हार गए थे। इनकी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि इनके अंदर थी कि मैं हम सुपीरियर ब्रिटिश, वो खत्म हो चुका था इनके अंदर से। और इनको ये पता था अगर भारत में अब कोई आंदोलन हुआ तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना लड़ चुके थे, थके हारे थे, इतना इनका भी नुकसान, भले जीते थे लेकिन नुकसान तो हर जगह से होता है, चाहे जीतो चाहे हारो। हारने वाला का नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन जीतने वाला का भी नुकसान ऐसा कम नहीं होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये पूरे भारत को हैंड ओवर करने को तैयार हुए, और इन्होंने भारत को आजादी दे के 15 अगस्त 1947 को वापस चले। ठीक है, तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे तो उस आंदोलन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये, अब इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, 30 सेकेंड दूंगी, क्योंकि दिस इज नॉट लाइव सेशन, तो आप लोगों को लगेगा लाइव सेशन नहीं है, तो मैं फटाफट अपने ही क्वेश्चन करती जा रही हूँ और आंसर बताती जा रही हूँ। पूरा टाइम देंगे हम आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द 11 डिमांड्स ऑफ MK गांधी बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो इनमें से कौन सा था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले 11 डिमांड्स थे गांधी जी के? रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाय 50%, चेंज आर्म्स एक्ट allowing popular control of issue of firearms license। तो ओनली ए सही है या बोथ ए एंड बी दोनों सही है? जिन्होंने मन में आंसर सोच लिया है, आपके पास सिर्फ, चलिए 10 सेकेंड देती हूँ। मन में आंसर सोच लिया है तो ठीक है, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो बेटे इसका आंसर सही, दोनों दोनों उसमें आते हैं, उस डिपार्टमेंट में, बोथ ए एंड बी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदई खिदमतगार? खान अब्दुल गफ्फार खान, पी कृष्णा पिल्लई, के कालेपन, या सी गोपालाचार्य? 30 सेकेंड। चलिए, द आंसर इज ए। नेक्स्ट है, हाउ मैनी किलोमीटर्स कवर्ड बाई MK गांधी ड्यूरिंग दांडी मार्च? 200, 240, 350, या 250, या 300, 260? तो देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने अभी कुछ और बताया, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 485 किलोमीटर, 385 किलोमीटर।
तो ठीक है, तो आंसर इज 385 किलोमीटर। हु इज द ऑथर ऑफ अनटू दिस लास्ट? अनटू दिस लास्ट के ऑथर कौन है? तो जिन्होंने अपने आप को सही आंसर सारे दिए हैं, अपने आप को लास्ट में जो है मेरी तरफ से शाबाशी दे देना, ऐसे ऐसे पीठ थपथपा लेना। जॉन रस्किन इज द ऑथर ऑफ अनटू दिस लास्ट। Which of the following, according to Gandhiji, is an essential principle of satyagrah? तो देख के आंसर दीजिएगा, इसमें कौन सा सही है? ऑल द थ्री, या ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इन्फिनाइट कैपेसिटी और सफरिंग? एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या सारे सही है? 30 सेकेंड, यू कैन टेक योर टाइम। चलिए, तो ऑल द थ्री आप लोग समझ गए होंगे कि गांधी जी नॉन वायलेंस थे, ट्रुथ बोलते थे, और कैपेसिटी ऑफ सफरिंग इनफिनाइट थी। गांधी जी's द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट द ट्रुथ विथ ट्रुथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, हु ट्रांसलेटेड इन इनटू इंग्लिश? ये तो पता ही है कि इनकी जो गुजराती लैंग्वेज थी, गुजरात के थे, तो इनकी जो बेसिक नेटिव लैंग्वेज थी वो थी गुजराती। तो उन्होंने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गुजराती में लिखा है, बट उसको ट्रांसलेट किसने किया है? इंग्लिश में। वो ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश। चलिए, पता है, अगर आपने अपना आंसर दे दिया है तो वेरी गुड। तो इसके जो थे महादेव देसाई जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ गांधी जी? कौन सा इसमें से बुक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? लाइट ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या बोथ बी एंड सी? आई होप आप लोगों ने आंसर को समझ लिया है एकदम सही। बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। बोथ बी एंड सी, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए, आप लोग तो लाइव देख रहे होंगे ना मुझे, तो लाइव का पूरा माहौल होना चाहिए कि जब क्वेश्चन मैं लाइव पूछती हूँ तो आप लोग आंसर देते हैं, मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, फिर उसका आंसर बताती हूँ। तो इन्होंने हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ दोनों गांधी जी के बुक्स हैं। व्हेन गांधी जी वोन नोबेल प्राइज, गांधी नोबेल पीस प्राइज गांधी जी को कब मिला था? 1937, 1947, 1939, या नेवर? चलिए, कंफ्यूज तो हो गए आप लोग, गांधी जी तो इतने शांति प्रिय थे, तुमको तो नोबेल प्राइज मिला ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, आंसर इज नेवर। एक्चुअली गांधी जी नॉमिनेटेड तो कई बार हुए, लेकिन बेचारे को नोबेल प्राइज मिला नहीं कभी। लास्ट में मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही नॉमिनेट हुए थे, इनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे द्वारा, और लास्ट में भी इनको नहीं मिल पाता। नॉमिनेट कई बार हुए थे इसके लिए, नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन कभी भी इनको मिला नहीं। लास्ट में भी जब नॉमिनेट हुए, उसके पहले उनका असिसिनेशन हो गई, उनकी हत्या हो गई नाथूराम गोडसे द्वारा। व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि गांधी जी क्या थे? एज ए लीगल एडवाइजर थे वहां पर, साउथ में काम कर रहे थे, और वहीं पर उन्होंने अपने पहला आंदोलन भी छेड़ा था, वहीं पर जेल भी गए थे कई बार। तो साउथ अफ्रीका से भारत, वैसे तो ऐसा नहीं, भारत उनका ही था, गांधी जी भारत, कुछ सोच रहे होंगे भारत क्यों आए? गांधी जी का तो इंडिया था ही, भारत था ही, आते जाते रहते थे। बट जब ये पॉलिटिकली एक्टिव हुए, जब पॉलिटिकली जुड़े, उस समय का बात किया जा रहा है, गांधी जी भारत साउथ अफ्रीका से फाइनली कब आए थे? वैसा तो आते जाते रहते थे, एक बार अपनी माँ को आके लेके गए थे, फिर अपनी वाइफ को लेके गए थे, तो आते जाते रहते थे।
आंसर आप लोगों को कई लोगों ने दे दिया होगा, 1915। ये मैंने तब भी बताया था जब 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के साथ गांधी जी उसके बाद एक साल बाद आते हैं, और गांधी जी के आह्वान पर ही लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया और गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं, और इन्हीं के जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके सहयोग से लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में गांधी जी के आने के बाद। और उसी के बाद कांग्रेस जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और नरम दिल में विभाजित हो गए थे, आईएनसी एक बार फिर से लखनऊ पैक्ट में या लखनऊ समझौते में फिर से यूनाइट हो जाते हैं। तो उसके बाद गांधी जी 1917 में चंपारण, 1918 में दो अहमदाबाद मिल, पहले खेड़ा उसके बाद अहमदाबाद मिल, दोनों इन्होंने सक्सेसफुल सत्याग्रह रहे इनके तीनों। बुक द सत्याग्रह वॉज ओरिजिनली रिटेन इन, जो सत्याग्रह बुक थी गांधी जी की, वो ओरिजिनली किस में लिखी गई? इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में या बंगाली में? चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने क्या बोला था कि गांधी जी गुजरात के थे। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ है। तो आप लोगों को पता ही है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं हम लोग। तो गुजरात में इनका जन्म हुआ, पोरबंदर के। तो इन्होंने इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी गुजराती, तो इनकी जो बुक होगी जो ओरिजिनली रिटन होगी गुजराती में। तो गांधी जी ने इसकी लैंग्वेज रही गुजराती। तो ये आज का सेशन था। इसको 13th को आप लोगों को लाइव लाइव तो नहीं, रिकॉर्डेड दिखेगी। तो आई होप यू लाइक द सेशन। कमेंट कर देना प्लीज कि क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अपने लाइव सेशन में जहाँ पर होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जहाँ भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आए वहाँ पर पूछ लेना, उसको नोट कर लेना, नोट इट डाउन। और उसके बाद जो है जब नेक्स्ट क्लास में लाइव मिलेंगे हम लोग, वहाँ पर पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। आज का सेशन में मज़ा आया होगा आप लोगों को, मुझे भी तो बहुत मज़ा आया। और ये जो है अब भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ाएंगे अभी, और आगे बहुत सारी टॉपिक्स हैं। तो आई होप जितना समझाया है वो सबको समझ में आ जाए। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट होता है तो जब भी कमेंट में करके पूछ लेना, या कभी भी जब नेक्स्ट हम लाइव आएंगे तो वहाँ पूछ लेना। तो ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रोमो कोड मेरा यूज़ करिए PS007, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस डिस्काउंट के साथ साथ आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। माय नेम इज़ पूजा सिंह। जल्द ही आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी जहाँ पर अपने खुद के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, और अन अकेडमी का एक लर्निंग ऐप है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ भी मेरे कई वीडियोस पड़े हुए हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे कई टीचर्स हैं आपको अवेलेबल हैं। वहाँ पर मेरे भी कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो यहाँ पर नहीं आएंगे यूट्यूब पे, वहीं पे आपको देखने पड़ेंगे। और कुछ पेड कोर्सेज होती हैं जहाँ पर आपको पेड करना पड़ेगा। और कोई भी आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर, कहीं भी कोई भी अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको बोलो कि ये PS007 यूज़ करे कोड, उसको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, और फिर हम कल मिलते हैं आपसे 3 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है एवरीवन। टाटा, बाय बाय। कोई भी कंफ्यूजन हो, एनी टाइम यू कैन मैसेज, ओके।